Hello dear students. So one more time welcome back. Myself Ambujraj and finally we are back in our channel Air Foundation. So dear students, here we are going to continue the part 4 for current electricity. And before this video we had seen part 1, part 2 and part 3. So हम लोगों ने part 1, part 2 and part 3 से बहुत कुछ सीख रखा है और आई होप कि आपने वो सभी वीडियोस को जरूर देखा होगा, क्योंकि पार्ट 3 में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है फिर वेक्टर क्वांटिटी, और तो और पोटेंशियल कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है और फिर कैसे जीरो होता है। तो ये सभी चीजें हम लोग पार्ट 3 में देख चुके हैं और यहाँ पे आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और तो और हम लोग रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग लास्ट में ये पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक सर्किट होते हैं जहां पे कि हम लोग रेसिस्टर्स को ऐड करते हैं स्पेसिफिकली टाइप से, मीन्स पैरेलल या सीरीज जो बोलो आप वो पढ़ेंगे। तो ठीक है, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले आज हम लोग एक टर्म को जानने वाले हैं। वो टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपको अक्सर सभी बुक्स में अवेलेबल नहीं मिलता है। तो इस पे थोड़ा गौर करिएगा और इसे सीखने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, सो व्हाट इज कैपेसिटेंस। सो अभी जब हम लोग इस चैप्टर में मूव करने जा रहे हैं तो जहां भी हो हम लोग दो चीज को कभी नहीं छोड़ेंगे। पहला है पोटेंशियल एंड सेकेंड थिंग है चार्ज। इस पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ही आपको ये दो टर्म्स को लेके चलनी है अप टू लास्ट, अप टू हम लोग केसीएल केवीएल जो भी पढ़े। ये दोनों टर्म पोटेंशियल एंड चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही दोनों टर्म हमारे इस पूरे चैप्टर का फंडामेंटल है और यही दोनों चीज का हम लोग यूज करने वाले हैं कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स में भी। देखिए, लास्ट वीडियो में आपको पता चल चुका है कि V इज इक्वल टू क्या होता है ना। V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज टर्म्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। और हम लोग को पोटेंशियल के बारे में भी पता चल चुका है और एक चीज हम लोग को पता चल चुका है कि चार्ज और पोटेंशियल के साथ एक रिलेशन है दोनों का आपस में, और वह रिलेशन कुछ ऐसा है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मींस दैट कि अगर हम लोग चार्ज को बढ़ा दें तो ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल भी राइज कर जाता है। फॉर एग्जांपल, पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया था कि मेथड ऑफ चार्जिंग एनी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल समझो कि मैंने इस बोर्ड को ऐसे स्टक किया, फील लो इसका, मैंने इसको ऐसे जोर से मारा। ठीक है, तो नोट करने वाली बात क्या है कि मैंने इस बॉडी में थ्रू फ्रिक्शन कुछ चार्ज को ट्रांसफर किया। आपको याद होगा पार्ट 1 में मैंने बताया था कि कैसे चार्ज ट्रांसफर होता है, बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन। तो अभी अगर मैं इस बोर्ड के अंदर चार्ज को दे रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्वियसली मैं इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल राइज करा रहा हूं, क्योंकि अगर पोटेंशियल राइज होगा तभी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को वर्क में लाते हैं। अगर पोटेंशियल का रोल नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट लड्डू। पोटेंशियल रिलेटेड है करंट से, करंट रिलेटेड है चार्ज से, और चार्ज किसी से रिलेटेड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज मान लो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, आप बोल देते हो, लेकिन ध्यान दो कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और इसी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो रिलेशन है इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं कैपेसिटेंस से। सो इसको ऐसे लिखा जाता है Q इज इक्वल टू CV। यहां पे C है हमारा कांस्टेंट टर्म विच इज नोन एज कैपेसिटेंस। सो आपको कंफर्म क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर, कि व्हाट इज कैपेसिटेंस। क्या है कैपेसिटेंस बोलो, द एबिलिटी, द टेंडेंसी थ्रू विच, कैसे डिफाइन करो बोलो मेरे को। अरे बहुत सिंपल है, देखो ना यहाँ से Q इज इक्वल टू C V
तो यहाँ से आप ऐसे इसको लाओगे C इज इक्वल टू Q/V, तब आप इजिली डिफाइन कर पाओगे ना? क्या बोलोगे, बोलो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? आपको खुद डिफाइन करनी है और मुझे कमेंट करनी है, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको ये दोनों के बीच में रिलेशन दे दिया कि C इज इक्वल टू Q/V। सो यही था कैपेसिटेंस। अब बात करते हैं कैपेसिटर्स के बारे में। कैपेसिटर्स क्या है भाई, कौन से खेत की मूली है? देखो, कैपेसिटर्स कोई नया टर्म नहीं है। We all are using this particular appliance in our home। कैपेसिटर्स का आप यूज कर रहे हो। अगर आपको पता नहीं तो चलो मैं बता देता हूँ। देखो, कैपेसिटर कुछ नहीं है बल्कि वही कंडेंसर है जो कि हमारे पंखों में लगा हुआ रहता है। आपको याद होगा जब पंखा हम लोग का मेन बोर्ड रहता है, वहां पे एक सॉकेट की टाइप का कुछ रहता है जिसके थ्रू हम लोग स्पीड कंट्रोल कर पाते हैं फैन का मूवमेंट का। वो विजुअली कुछ नया नहीं होता है, वो कंडेंसर ही होता है, और कंडेंसर कुछ और नहीं, कैपेसिटर ही है। तो कैपेसिटर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर्स आर दोज डिवाइसेस which can store charges। बहुत इंपॉर्टेंट है, एट लो पोटेंशियल। ये भी आपको ध्यान देनी है। अगर हम लोग कैपेसिटर्स को ले रहे हैं तो उसका मेन रोल क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना और अपने नीड के अकॉर्डिंग चार्ज को यूटिलाइज करना। बट सप्लाई होना चाहिए लो पोटेंशियल में। लो पोटेंशियल में सप्लाई रहेगा तो वह इजीली स्टोर कर पाता है। तब आपको समझ में आ चुका होगा कि कैपेसिटर क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप पंखे का स्पीड तेज करते हो या कम करते हो तो होता क्या है, एक्चुअली मैकेनिज्म कैपेसिटर ही रोल में आता है। कैपेसिटर का वैसा जो स्ट्रक्चर होता है, इनसाइड का स्ट्रक्चर, वो क्या करता है कि जो सप्लाई वोल्टेज जा रहा था उसको डिक्रीज कर देता है। क्योंकि Q और V बहुत इजिली रिलेशन में है और C Q भी आपस में रिलेशन में है। जब कैपेसिटेंस बढ़ेगा या कैपेसिटेंस घटेगा तो आपको पता ही चल चुका होगा V कैसा चेंज होगा। कैपेसिटेंस बढ़ा तो V घटा, V बढ़ा तो कैपेसिटेंस को भी घटाना पड़ेगा। तो ये आपका जो रोल होता है इसको हम लोग यूज करते हैं और फैन के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो इसका डेफिनेशन आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। एक मिनट थोड़ा वेट करिएगा, मेरे को कुछ एनर्जी चाहिए क्योंकि मैं लगातार आपके लिए बोलता हूं, तो एटलीस्ट हमें वाटर का ड्रिंक तो लेना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, देखो हम लोग बात कर रहे हैं कैपेसिटर्स के बारे में, है। तो कैपेसिटर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है। एक्चुअली इसका कोई रोल नहीं है। आप हाई एडवांस लेवल में भी पढ़िएगा तो कैपेसिटर्स का ज़्यादा कुछ रोल, टाइप का रोल नहीं है। कैपेसिटर का रोल है, टाइप्स का रोल नहीं है। प्लेट टाइप होता है, सिलेंड्रिकल होता है और रिंग टाइप भी होता है। ये सभी टाइप्स होते हैं कैपेसिटर्स के, ठीक है। अब ये टर्म हो गया अगर आपका क्लियर, तब हम लोग मूव करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं करंट में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट करंट। लेकिन ये दो टर्म को मत मिटाइएगा, ये पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा ये रोल में आने वाला है, पोटेंशियल एंड चार्ज। यही दोनों टर्म का खेल है पूरे चैप्टर में। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, करंट। करंट, अब आप मेरे को बताओ, पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था करंट के बारे में, कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म्स। करंट क्या है, करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। और तो और हमने डिस्कस किया था कि करंट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और मैंने आपसे पूछा था करंट का एक डेफिनेशन, जो अभी आपको मेरे को कमेंट करनी है, और उसी डेफिनेशन से हम लोग इस करंट को और थोड़ा इलेबोरेट करके समझेंगे। देखो करंट है क्या, इलेक्ट्रिसिटी का एक टाइप है जो कि स्टैटिक ना रह के मोशन में होता है। यानी एक वैसा इलेक्ट्रिसिटी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है उसे हम लोग करंट बोलते हैं, है ना। क्योंकि हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी का दो टाइप बताया था, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो करंट क्या है, इसको डिफाइन कैसे करें। अगर बुकिश लैंग्वेज बच्चा की तरह समझना चाहते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, द फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला डेफिनेशन है, और वह है द फ्लो ऑफ
चार्ज पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज करंट। और इसी से आप इसको डिफाइन के साथ फॉर्मूला भी ला पाते हो कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। लेकिन हम लोग कुछ डिटेल में जानेंगे, इसको कुछ एडवांस लेवल का जानेंगे, ठीक है। सो ये तो हो गया कि करंट है, कुछ ऐसा डिफाइन कर सकते हो। लेकिन मैं बोल रहा हूं बार बार कि ये दोनों टर्म के साथ आप पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हो बिना ये दोनों टर्म्स का। चार्ज क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछनी है, और वह क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या कोई और डेफिनेशन हो सकता है करंट का? क्या कोई और डेफिनेशन हो सकता है करंट का? बिल्कुल हो सकता है, और वह हो सकता है पोटेंशियल के साथ रिलेशन। आप बोल रहे हो भैया ओम्स लॉ बताओगे क्या? नहीं ब्रो, नहीं मेरे दोस्त, वैसी बात नहीं है। करंट एक्चुअली होता क्या है, फील के साथ समझो। मान लो आप किसी एक सर्किट को ले लो, तब आप इजीली समझ पाओगे। मान लो हम लोग एक सर्किट को लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे एक बल्ब को ऐसे ऐड कर दिया, हमने अपना सर्किट को बना लिया, मेरा सर्किट रेडी। अब देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। करंट कैसे मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल? ये गलत बात है मेरे भाई, ये गलत है। एक्चुअली इसको जब आप फॉर्मल टर्म के साथ, स्टैंडर्ड टर्म के साथ लिखोगे तो आप लिखना करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आप पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्मिनल मत लिखना हाई पोटेंशियल एरिया टू लो पोटेंशियल एरिया। और वही एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है, वही एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होता है करंट का। सो हाउ वी कैन डिफाइन करंट? करंट इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल एरिया टू लो पोटेंशियल एरिया, ठीक है। सो करंट क्या है? यहां से पॉजिटिव टर्मिनल के पास हाई पोटेंशियल होता है, हाई पोटेंशियल, और इस नेगेटिव टर्मिनल के पास होता है लो पोटेंशियल। और यही कारण है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल हम लोग का करंट फ्लो करता है। तो आप इजीली इसको डिफाइन कर पाए ना कि पोटेंशियल डिफरेंस के साथ करंट का कैसा रिलेशन है। अब मैं फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्योरी है, बहुत बड़ा कंसेप्ट लेके आता है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। आप बुकिश लैंग्वेज से तो पढ़ चुके हो बहुत इजीली कि कुछ नहीं है पोटेंशियल इज व्हाट वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन याद करिए, इन लास्ट वीडियो आल्सो आई आस्क्ड ए क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? स्टिल आई एम गोइंग टू आस्क दैट कैन बी यूज द नेगेटिव टर्म व्हाई डिफाइनिंग द potential. Once again I'm asking you all the question. My question is, can we use the negative charge while defining our electric potential or potential difference? Within 5 minutes अगर आप मेरे को कमेंट नहीं किए तो मैं समझूंगा कि आपका पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक क्रिस्टल क्लियर नहीं है। तो बेहतर होगा आप जल्दी से जाओ, मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या हम लोग नेगेटिव चार्ज को यूज कर सकते हैं कि नहीं। अरे भाई बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली जो हमारा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है वो रिलेटेड है किससे? बोलो किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से, और वो रिलेटेड है कूलम्स लॉ से। तो ये तीनों टॉपिक आपस में को रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। तो ये तीनों को आप अगर आप क्रिस्टल क्लियर कर पाएंगे तभी आपका पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर हो पाएगा। अगर नहीं है तो पार्ट 3 देख लो, ठीक है। सो देखो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को फील्ड के साथ कैसे समझा जाए? इसके लिए ये डायग्राम काफी फेमस है, ये मैं नहीं दूंगा, बहुत जगह आपको मिल जाएगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो एक एग्जांपल है, मैं वाटर के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। वाटर लेवल के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। थ्रू वाटर लेवल आई एम गोइंग टू डिस्कस द पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल का जो फंडा है आज हम लोग वाटर लेवल के साथ समझेंगे। मान लो एक कंटेनर है, एक मग है, जिसमें बीच में ऐसा एक डिवाइडर लगा हुआ है, ठीक है। ये डिवाइडर, और इस पोर्शन को हम लोग ए पोर्शन बोलते हैं, इसको बी पार्ट बोलते हैं, पार्ट बी पार्ट इन द सेम मग। ए पार्ट में वाटर का लेवल जो है वो इतना हाई एंड बी पार्ट में इतना हाई, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो आप,
थोड़ा ध्यान से देखो आप, थोड़ा ध्यान से देखो आप, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। ए में वाटर लेवल इतना है, बी में वाटर लेवल इतना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बाइट डायग्राम ओनली, अब तो ये क्लियर कर पाओगे कि बी में वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा है और ए में वॉल्यूम ऑफ वाटर कम है। और यहाँ पे एक डिवाइडर लगा हुआ है, ये छोटा सा डिवाइडर है और ये डिवाइडर अपने आप, या बोलो हम लोगों ने इसको खोल दिया, इस डिवाइडर को हम लोगों ने खोल दिया। अब ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल जो है, वाटर के केस में बोल रहा हूं, पोटेंशियल जो है वह वॉल्यूम या क्वांटिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मीन्स दैट कि आप देख पाओगे कि इवन दो बी में वाटर ज्यादा है, बायो में क्या पढ़ा हम लोगों ने, बायो में हम लोगों ने ओस्मोसिस देखा, हम लोगों ने सिंपल डिफ्यूजन देखा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक देखा। वहां पे क्या होता था कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम, वाटर मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया, बट इन केस ऑफ पोटेंशियल वाटर इज मूव फ्रॉम, कहां से कहां, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, क्वांटिटी का, वॉल्यूम का कोई रोल ही नहीं है। यहां पे रोल होता है प्रेशर का, किसका, प्रेशर का। और प्रेशर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे 9 का टॉपिक्स भूल गए क्या कि प्रेशर जो है बढ़ता है अगर एरिया घटता है, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर घट जाएगा। अब यहां पे फील लो इसका, बी और ए एक ही कंटेनर में, एक ही जग में दो एरिया है, दो पार्ट है। ए का वाटर लेवल हाई है बट वॉल्यूम कम है, बी में वॉल्यूम ज्यादा है बट वाटर लेवल कम है। और एडिशनल में ध्यान देना कि वाटर का मूवमेंट ए से बी की ओर होगा ऑलवेज, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ ब्रो कि वाटर का मूवमेंट बी की ओर होगा ए से, बट अप टू ए पॉइंट इन विच ए एंड बी का जो एरिया है, एरिया ना हो के वाटर लेवल होगा सेम हो जाए। अगर वाटर लेवल ए और बी का सेम हो गया तो ध्यान देना कि वाटर कुछ देर बाद वापस बी से ए में आने लगेगा। मैं फिर से समझाऊंगा, देखो पोटेंशियल क्या कहता है, करंट भी वही है, करंट वही है एक्चुअली, मैं उसको आपको समझाऊंगा। देखो पहले मैंने वाटर के, मान लो इस मग में हम लोगों ने दो रीजन लिया, दो पार्ट लिया, ए और बी। पार्ट ए में वाटर लेवल ज्यादा है बट वॉल्यूम कम है, मान लो इसमें 300 ml वाटर है, 300 ml ऑफ वाटर, एंड इसमें 800 ml वाटर है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या कहता कि 800 ml ऑफ वाटर से 300 में मूवमेंट होना चाहिए था, बट हमारा पोटेंशियल क्या कहता है कि वाटर का मूवमेंट 300 ml वाले से 800 ml में होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका वाटर लेवल ज्यादा है। और यही कारण है कि वाटर का मूवमेंट ए से बी में होगा, और वह भी तब तक जब तक कि ये दोनों का वाटर लेवल सेम ना हो जाए। और अगर सेम हो जाएगा तो कुछ देर बाद बी का वाटर लेवल बढ़ेगा और फिर वाटर बी से ए में आने लगेगा। अब ध्यान देना, यही पूरा मैकेनिज्म, कंप्लीट क्लियर शॉर्ट मैकेनिज्म हमारे इलेक्ट्रिक सेल में, बैटरी में, या फिर जितने भी पावर सोर्स जनरेटर होते हैं उनके अंदर कुछ और नहीं होता है, बस यही होता है। उनके अंदर पोटेंशियल का खेल चलता है। और हम लोग को चाहिए क्या? करंट हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को पोटेंशियल चाहिए अपने वर्क के लिए। पंखा चल रहा है तो उसको 220 वोल्ट चाहिए, उसको 5 एम्पियर नहीं चाहिए, उसको 220 वोल्ट चाहिए। 5 एम्पियर तो वह अपने रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग बनाता है। मान लो आपका मोबाइल फोन चार्जर है, इसको वोल्टेज चाहिए, करंट नहीं चाहिए। फर्स्ट नीड वोल्टेज को है, फर्स्ट प्रेफरेंस वोल्टेज को है। अगर वोल्टेज आ गया तो करंट आ ही जाता है। ऐसे क्या होता है कि पोटेंशियल अगर मेंटेन हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो करंट का वहां पे फ्लो हो जाएगा। करंट का फ्लो हो गया तो जो हमारा नीड था करंट का वो फुलफिल हो गया। लेकिन फुलफिल किसने कराया? वोल्टेज ने, पोटेंशियल डिफरेंस ने। तो कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि हाउ इज पोटेंशियल डिफरेंस लिंक्ड विथ व्हाट इलेक्ट्रिक करंट, है ना? क्लियर? तो याद रखना, करंट इज फ्लो ऑफ हाई पोटेंशियल एरिया टू लो पोटेंशियल एरिया। ठीक है,
फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल का हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव का लो होता है। यही कारण है कि सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मूव करता है। अब ध्यान दो, इसका अगला टर्म हमारा इलेक्ट्रिक सेल है। देखो अभी तक पार्ट 4 में हम लोग आ चुके हैं, लेकिन आप सोचते होगे कि मैंने कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स नहीं दिया। इसका पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। जस्ट एक मिनट वेट करो, मेरे को पानी पीने दो। चलो, so what we are discussing here, we are discussing about potential and current। तो मैंने अभी तक आपको एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं दिया, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो रीजन बहुत क्लियर है। क्या क्लियर है? कि करंट में न्यूमेरिकल्स की कमी नहीं है। आपको करंट पढ़ने के लिए एक दिन मीन्स 24 आवर्स में एटलीस्ट 10 आवर देना पड़ेगा पूरे करंट का एक एक टॉपिक को समझने के लिए। कम से कम 10 आवर, ज़्यादा से ज़्यादा 14 आवर, जिसमें 6 से 7 घंटा आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही चाहिए। टॉपिक्स थ्योरी अगर क्लियर हो गया ना, तो हम लोग फिर न्यूमेरिकल्स के मैराथन सीरीज लाएंगे, वहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही रहेगा। ठीक है, तो अभी तक आप इतना समझो पोटेंशियल क्या है, करंट क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको बोल रहा था कि यही मैकेनिज्म हमारे इलेक्ट्रिक सेल के अंदर होता है। थोड़ा सा समझो, इसके बाद वही पढ़ाऊंगा मैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। छोड़ो, मैं ये आपको डायग्राम ही वहाँ पे फिर से पाड़ दूंगा। इसको इरेज करता हूँ क्योंकि बोर्ड पर बहुत सारे टर्म्स आ चुके हैं। ठीक है, so one thing I have to ask from you all, are you all in touch with biology? Because I think from 2 to 3 months from 2 to 3 months onwards we are not in touch with biology on our channel। so बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कमेंट आ रहा था कि भैया बायो के ऊपर वीडियो बनाओ, मैथ के ऊपर वीडियो बनाओ। तो देखो, मैथ इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैं बोल देता हूँ, मैथ इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, और मेरे को लगता है मैथ आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट होगा, क्योंकि 5 सितंबर को हमारा एक स्पेसिफिक वीडियो आने वाला है, वो है मैथ के ऊपर। वो आप वीडियो देख लेना, उसके बाद मैथ्स और फिजिक्स आपका लवेबल सब्जेक्ट हो जाएगा। मीन्स वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज मैथ एंड फिजिक्स, जो आपका भी बन जाएगा। बायोलॉजी समझ रहे हैं, अलग है। ठीक है, देखो सो मैथ एंड बायो की चिंता मत लो। इसके बाद हम लोग क्या, इलेक्ट्रिसिटी समाप्त करने के बाद या तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग बायो में स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर्स को, कंसेप्ट को। ठीक है, नेक्स्ट इन आवर इलेक्ट्रिक सेल, व्हाट इज वी आर गोइंग टू स्टडी, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, इलेक्ट्रिक सेल। ओके, इलेक्ट्रिक सेल बहुत इजी है ना। आप कहोगे भैया हम तो बहुत पढ़े हैं इसके बारे में। देखो, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ वोल्टेज, इट इज ए सोर्स ऑफ वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि सेल के थ्रू हम लोग वोल्टेज जनरेट कर पाते हैं। सेल के अंदर कुछ, सेल का 2 टाइप। ठीक है, अब वैसे समझो तो इलेक्ट्रिक सेल का 2 टाइप है, कि प्राइमरी एक है सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है वो नॉन रिचार्जेबल होता है, जैसे आप पेंसिल वाले बैटरी लेते हो ना, वो सब। लेकिन सेकेंडरी जो होता है वो लिथियम आयन बैटरी जो होता है फोन में, वो सब रिचार्जेबल होता है या फिर चार्जेबल होता है। तो इसमें जो होता है ना, प्राइमरी का जो प्राइमरी टाइप के इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, इनमें जो केमिकल रिएक्शंस होते रहता है, इनका जो यूजेस है वो फिक्स होता है, कि अगर आप इतना वोल्टेज इससे निकाल लोगे तो इसका जो केमिकल रिएक्शंस है, जो केमिकल रिएक्शन इसके अंदर चल रहा था, इसका जितना कैपेसिटी था प्रोवाइड करने का, वोल्टेज इसका यूज हो चुका है, तो अब ये बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है। बट ये रिचार्जेबल होता है, आप इसको लगातार जब चाहो जब यूज कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने वाला बात क्या है, देखो लास्ट कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा कि एक कंटेनर था छोटा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इस कंटेनर में यहाँ पे वाटर लेवल ए का था, यहाँ पे बी का था, ए का था, यहाँ पे डिवाइडर था, और तो और मैंने आपको समझाया कि ए का बीच में, ए का वाटर फ्लो बी में होता है अप टू ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, अनलेस एंड अनटिल द वाटर लेवल कम अप पर लेवल विथ बी, और अगर बी में ज़्यादा हो गया तो फिर वापस ए में आने लगेगा।
और बी से ए में आने के लिए हम लोगों को सेल के अंदर यही चीज होती है। सेल में भी पूरा मैकेनिज्म यही है। हाई पोटेंशियल से हम लोग हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में सर्किट में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। सेल के अंदर भी इंटरनली बोल रहा हूं मैं। सेल जो है, मान लो ये सेल है, ठीक है, मान लो ये सेल है, फॉर एग्जांपल समझो आप ये एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल ऐसे दिया हुआ रहता है। सेल के अंदर भी हमारा ये मैकेनिज्म चलते रहता है। ये वाला हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल एक्चुअली चार्ज मूव करते रहता है, और इस बी से फर्दर ए में हम लोग चार्ज लाने के लिए यहाँ पे इनसाइड में सेल के क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कराते रहते हैं। केमिकल रिएक्शंस को जो कि हमारे वोल्टेज को मेंटेन रखता है हमारे सर्किट में और फिर हमारे सेल के इंटरनल में, ठीक है, इनसाइड में। तो कुछ इस तरह से आप समझ पा रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली सेल में कौन सा मैकेनिज्म होता है जो कि हमारे करंट को वोल्टेज को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये टर्म हो गया क्लियर। अब एक टर्म है जो आपको आगे पढ़नी है, वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रिक सेल में ही पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें, एक मिनट आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। जस्ट फॉर ए मोमेंट यू हैव टू वेट। चलो आते हैं वापस। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा वेदर कंडीशन सुटेबल नहीं है, इसलिए मेरे को बार बार थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है, ब्रेक लेना पड़ता है, ठीक है। ओके, वी आर डिस्कसिंग हियर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली मैंने आपको बताया है कि पोटेंशियल 3 प्रकार के होते हैं, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल एंड जीरो पोटेंशियल। पॉजिटिव हो सकता है पोटेंशियल, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। हाई और पॉजिटिव तो एक ही चीज है ना भाई, वही मैं बोल रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा ही जीरो पोटेंशियल में इफेक्ट में आता है। जब जीरो पोटेंशियल किसी चीज का है वहां पे हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रहा है, वहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इफेक्ट में आता है, ठीक है, जीरो पोटेंशियल। अब बेस्ट एग्जांपल तो हमारा सेल ही है भाई। मान लो ये सेल है, सेल का इंटरनल मैं थोड़ा बता रहा हूँ, अभी हम लोग सेल पढ़ रहे हैं ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इस सेल के अंदर इस सेल से कोई आउटपुट नहीं लिया जा रहा है, इससे कोई ऐसे सर्किट जोड़ा नहीं जा रहा है, ये सेल एक्चुअली अपने आप में ही ऐसे रखा हुआ है बस, तो इसके अंदर तो हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है भाई, लेकिन इसका कहीं डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वोल्टेज का कहीं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। तो उस केस में ही उस फोर्स को जो कि इसके अंदर के केमिकल रिएक्शंस को सस्टेन रखता है, उस फोर्स को ही हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। सो हाउ कैन यू डिफाइन इट? वेरी सिंपल, आप ऐसे लिख सकते हो कि व्हेन, आपको कंडीशन देना पड़ेगा, व्हेन और ड्यूरिंग जीरो पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक सेल, जीरो पोटेंशियल में नो इलेक्ट्रिक करंट इन ड्रॉन। तो आप ऐसे लिखोगे कि व्हेन there is no electric current drawn from a cell, the force which is acting internally in the cell is termed as electromotive force। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब आप इतना लिख दोगे तो आपको एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ, इस स्टूडेंट को ये आइडिया है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या। अब इसका 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको हेडिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई से इसको डिनोट किया जाता है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, बताओ ये वेक्टर है कि स्केलर, ठीक है ना। सो E इज इक्वल टू होता है V प्लस आई आर। देखो V आई आर नहीं है, V इज इक्वल टू आई आर, आपको मसला मत समझना। E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। V का मतलब आप जान रहे होगे क्या भाई, बोलो। V इज इक्वल टू व्हाट? V इज आवर वोल्टेज, I क्या है? I बोलो करंट, एंड R
इंटरनल रेसिस्टेंस। क्या है? इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बोथ आर डिफरेंट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंटरनल रेसिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बोथ आर डिफरेंट। हम लोग सर्किट नहीं, हम लोग सेल के इंटरनल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरनल जो रिएक्शंस हो रहा है उसको बात कर रहे हैं कि हम लोग जीरो पोटेंशियल को ले रहे हैं। तो यहाँ पे आर जो है वो इंटरनल रेसिस्टेंस है। एक और फॉर्मूला है इसका जो कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से आया है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं आपको दे देता हूँ। देखो उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे जो E है, जो E इज इक्वल टू मैंने V प्लस आई आर लिखा, इसमें आपको कुछ करनी नहीं है, बस आपको इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को ऐड कर देनी है और I का I वैसा ही रह जाएगा। एक मिनट वेट करो थोड़ा। देखो एक और जो E है ना, वहाँ पे I प्लस R होता है। ये जो R होता है ये लोड होता है। लोड का मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, I जो है इंटरनल रेसिस्टेंस, I जो है वो जो करंट। अब कौन सा करंट आप सोच रहे हो? इसका इनसाइड वाला, ये इनसाइड वाला, ये समझ गए? ठीक है, तो यही था हम लोग का टॉपिक्स। अब इसके बाद हम लोग ओम्स लॉ देखेंगे, लेकिन आई थिंक कि ओम्स लॉ हम लोग इस वीडियो में नहीं देख पाएंगे। ओम्स लॉ है तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट, लेकिन उसको यूज करना आपको आना चाहिए कि वेयर वी हैव टू यूज ओम्स लॉ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक कोई और टर्म जो आपके लिए छूट गया है मेरे को रिवाइंड करने दो। पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, पार्ट 2, पार्ट 3 वी आर डिस्कसिंग इट एज पार्ट 4। या वन टर्म जो ही आपको मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, and after this we will meet once more in next weekend in part 5th। okay, चलो ये क्या है? देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, ओके वो छोड़ो, आप ये वाला आज वाला टर्म से ही समझो। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हम लोगों ने आज कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो? C भी होता है, C इज आवर कैपेसिटेंस। अब ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके न्यूमेरिकल्स काफी मस्त मस्त आते हैं। मीन्स व्हाट टू से, बिफोर ओम्स लॉ इफ यू आर विलिंग टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल्स देन यू मस्ट अटेंड द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस पार्टिकुलर कैपेसिटेंस। बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं दूंगा, ठीक है? एक्चुअली ऐसा आएगा, देखो मान लो आप डायरेक्ट इसमें तुक्का मत मारना कि अगर आप कैपेसिटेंस नहीं पढ़े हो तब आपका कंडीशन बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि ओम्स लॉ या फिर करंट या फिर पोटेंशियल से ये दोनों के बीच का रिलेशन कुछ अलग आता है ना, लेकिन कैपेसिटेंस के साथ इसका रिलेशन कुछ अलग है। फॉर एग्जांपल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो मान लो कोई वोल्टेज सप्लाई है, मैं आपको क्वेश्चन ही देता हूँ डायरेक्ट बुक से निकाल के। एक मिनट वेट करो। देखो मैं आपके लिए बुक का ही क्वेश्चन ला रहा हूँ। मान लो कोई कंडक्टर है, बुक में स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ, आप कोई भी कंडक्टर ले सकते हो। सपोज करो कोई कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल A, B, C and D are 4 conductors having equal capacitance. Capacitance are equal, means C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C4। ये सभी इक्वल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमें इन सभी का पोटेंशियल दिया हुआ है 3 वोल्ट 5 वोल्ट, सॉरी हम लोग को इसका चार्ज दिया हुआ है, मीन्स दैट इन कंडक्टर्स में कितना चार्ज अवेलेबल है। इसमें दिया हुआ है 3 कूलम, इसमें -2 कूलम, इसमें 5 कूलम और यहाँ पे -8 कूलम। और हमसे पूछ रहा है कि बताओ ये सभी कंडक्टर्स में किसके पास हाई पोटेंशियल है, किसके पास लो पोटेंशियल है। सीरीज वाइज अरेंज करने बोल रहा है। ये थोड़ा सा इजी लेवल का, लेकिन इसके बाद जो मैं दूंगा ना वो थोड़ा आपके पर मीडियम के अकॉर्डिंग होगा। सो A, B, C and D are 4 conductors having equal capacitance and we are provided their specific charges on them, 3 coulomb, -2 coulomb, 5 coulomb and -8 coulomb। तो जब कैपेसिटेंस इक्वल है तो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। तो हम लोग इजिली बता पाएंगे कि भाई देखो तुम क्या करना, Q जिसका ज्यादा है
उसका वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इसका है हाई वोल्टेज, सबसे हाईएस्ट, फिर उसके बाद सेकेंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये। बट नाउ द कंडीशन कम्स, नाउ द कंडीशन कम्स, नाउ द कंडीशन कम्स। अब अगर आपका ये कैपेसिटेंस का टर्म क्लियर नहीं है तो ये आपसे नहीं बनेगा, मैं गारंटी बोलता हूँ, ठीक है। कंडीशन अभी आता है। मान लो P एंड Q दो कंडक्टर है, P का चार्ज है 12 कूलम और इसका है 2 कूलम, और इसका कैपेसिटेंस है 10 वोल्ट और इसका कैपेसिटेंस है 0.1 वोल्ट। और सॉरी, ये 10, इसका 10 और इसका 0.1 कैपेसिटेंस है, ठीक है। कूलम नहीं, कैपेसिटेंस है। ओ भाई क्या हो रहा है, देखो इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, ये अब इसको कूलम मत समझना, ये 10 है और इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू 0.1। एक्चुअली C से ही लिखा जाता है, बट अगर मैं C लिख दूं तो ये आप कंफ्यूज कर पाओगे, क्योंकि चार्ज C मैच कर जाएगा। ये है इसका चार्ज, P कंडक्टर के ऊपर 12 कूलम चार्ज है, Q कंडक्टर के ऊपर 2 कूलम चार्ज है। इसका कैपेसिटेंस है 10 और उसका 0.1। और अगर आपसे पूछ दे कि बताओ P का हाई पोटेंशियल है या Q का, तो आप बिना कैपेसिटेंस को रोल में मिलाए मत बोलना, डायरेक्ट देख के बोल दो भैया इसका 12 कूलम तो इसका हाई पोटेंशियल है। गलत। देखो अभी आपको इस फॉर्मूला का यूज करनी है, Q/C, है ना। अब देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 12 कूलम अपॉन 10 तो 1.2 आया वोल्टेज। अब जब आप इसको सोल्व करोगे 2/1 इंटू 10 तो आपका 20 वोल्ट। तब आप कंफर्म होना कि इसका जो है वोल्टेज वह 1.2 है और Q का वोल्टेज कितना है 20। तब आप देख पाना कि 20 का हाई पोटेंशियल है और इसका पोटेंशियल लो है। तो यही था एक टर्म जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी। और एक चीज़ है जो आपको अगर मैं बता देता हूँ वो भी इम्पोर्टेंट ही है। देखो वो क्या है कि कोई भी कंडक्टर, देखो ये भी समझ लो, आगे मैं नहीं बताऊंगा फिर, ठीक है। कोई भी कंडक्टर कब होता है, कोई भी कंडक्टर में हम लोग मान लो ये कंडक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। कोई ऐसा इसका डायरेक्शन नहीं होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली मूव करते रहते हैं, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल्स में होता है ना, न्यूक्लियस में तो होते नहीं, तो ये रैंडमली ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसमें वोल्टेज सप्लाई देते हैं, क्या देते हैं, वोल्टेज का सप्लाई देते हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स एक सीरीज में आ जाते हैं। सेकेंड डायग्राम में समझो तो सभी इलेक्ट्रॉन्स एक सीरीज में आ जाते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स एक सीरीज में आ जाते हैं और एक सीरीज में आ जाने के कारण ये सभी एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब एक डायरेक्शन में मूव करने के कारण एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है जो कि इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में हेल्पफुल होता है। हम लोगों ने वोल्टेज सप्लाई दिया तो इलेक्ट्रॉन्स एक स्ट्रेट पाथ पर आ गए। अभी रैंडम मोशन में थे तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स नहीं लग पा रहा था, अगर लग भी रहा था तो निग्लिजिबल था। क्यों? क्योंकि इनका एक सीरीज नहीं था, कोई इधर है तो कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इसके अपोजिट डायरेक्शन में, कोई सेम डायरेक्शन में, ऐसे कैंसिल आउट हो रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने वोल्टेज सप्लाई दिया तो इलेक्ट्रॉन्स एक सीरीज में आ जाते हैं। और आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट जानते ही होंगे, एक ऐसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे चार्ज को फ्लो कराने में हेल्पफुल होता है ना। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में रिपल्सिव फोर्स आ जाता है जो कि इनको एक सीरीज में ट्रैवल कराने में हेल्पफुल करा होता है, ठीक है। यही कुछ टर्म्स थे, कुछ कंसेप्ट था जो आपको मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी। और एक चीज़ है कि पोटेंशियल में हम लोग नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सब लेते हैं। डिफिनेशन में हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसलिए बोलते हैं, लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डू वी यूज द यूनिट पॉजिटिव टर्म while defining the potential? Because positive charge is having higher potential as well as the mass of proton is higher than that of electron. दो रीजन है। फर्स्ट रीजन इज दैट कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हाई होता है,
तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ कि व्हाई वी यूज द पॉजिटिव टर्म और पॉजिटिव चार्ज व्हाइल डिफाइनिंग पोटेंशियल, तो रीजन क्या है, सिंस positive charge, suppose two positive charges are here, since the two positive charges are of high potential, so their electrostatics repulsive force is high as compared to two negative charges. नेगेटिव चार्जेस में भी रिपल्सन होता है, बट जो इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी यूज पॉजिटिव चार्ज व्हाइल डिफाइनिंग पोटेंशियल। और एक और रीजन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन इज हायर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मास का भी इन्वॉल्व हो जाता है, उसका भी यूजफुलनेस आ जाता है और चार्ज का पोटेंशियल भी। सो यही कुछ टर्म्स था जो आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, देन ओनली you will be able to solve numericals which we will see in our upcoming videos. So meet you all in next video guys. Have a nice day to you all. Keep learning always, keep studying always. Best of luck.